Hello dear students, today we are going to study this chapter which is the Palampur. This particular topic is basically related to the economic condition of Palampur. ये जो गांव है पालमपुर, जिसके बारे में आप लोग का ये जो फर्स्ट चैप्टर बोलता है, ये बेसिकली एक छोटा सा गांव है और जिसके बारे में हम जानेंगे आज। पालमपुर के साथ जो बेसिक कंडीशन उसके बारे में समझते हैं। पालमपुर के बगल में एक गांव और है, इसका नाम है रायगंज, जो 3 किलोमीटर पे है, जो पालमपुर से ज़्यादा डेवलप्ड गांव है। और यहाँ के लोग जो पालमपुर के लोग हैं वो रायगंज में एक तरीके से रायगंज उनके लिए मार्केट है और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो रायगंज से ही ज्यादातर करते हैं। जो गांव है पालमपुर, इसके बारे में कुछ चीजें और जाननी जरूरी है कि यहाँ पे जो मेजर लोग हैं वो उनका जो पेशा है वो देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मिंग लिखा हुआ है, ये मैं एरो कर रहा हूँ। 75% फार्मिंग। इसको यहाँ पे 1 मिनट में रोकते हुए आपको एक चीज और समझाता हूँ IT की एक बार, कि दिस इज कॉल्ड द पाई चार्ट, कि जिसमें आप ग्राफ के थ्रू कोई भी चीज समझा सकते हैं। एक सर्कल है, इसको 360 जिसको 100% माना गया है और इसके 3/4 पार्ट को 75% और 1/4 को 25%। तो ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है दिस इज 75% विच इज फार्मिंग। तो यहाँ के लोगों का जो मेजर ऑक्यूपेशन है पालमपुर में, वो 75% लोग जो है वो किसान हैं और खेती से उनकी जो रोजगार चलता है वो खेती से चलता है। इस गांव में टोटल 450 घर हैं। ये पालमपुर जो गांव है उसमें 450 घर हैं और जो 25% लोग हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं। जो फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं दे आर 75% एंड द 25% दे डू नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि जिसमें आपको खेती के अलावा ऐसे रोजगार जैसे डेयरी हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, कोई छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ, है ना, शॉप हुआ, कोई भी ऐसी चीज वो जो फार्मिंग में इन्वॉल्व ना हो, तो इसको हम बोलते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो वो 25% वो ऐसे लोग हैं। जो पालमपुर विलेज है, बेसिकली पालमपुर विलेज इट इज द विलेज एंड दिस विलेज इज हैविंग ऑल द फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, द ड्रिंकिंग वाटर, इवन द गुड फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सारी सुविधाएं हैं इस गांव में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो मैंने बताया कि जो 25% है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। अब हम कुछ एक टर्मिनोलॉजी जानते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली। जैसे प्रोडक्शन जो होता है, जैसे हम क्या चाहते हैं, है ना, हम उन चीजों को बनाने के लिए, प्रोडक्शन उन चीजों को बनाने के लिए करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। मान लिया मुझे जरूरत है मोबाइल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन करेंगे, उत्पाद करेंगे, उसका उत्पादन करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए 4 चीजें जिम्मेदार होती हैं और वो 4 चीजें जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन या 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। बेसिकली वो 4 ऐसी क्या चीजें हैं, जैसे आपके दिमाग में आ रहा है कि आपको मान लिया कोई प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज का, कोई चीज बनाना है, कोई चीज उत्पादन करना है। आपको लगता है कि मैं क्रॉकरी का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ, मैं चेयर बनाना चाहता हूँ, मैं मोबाइल फोन बनाना चाहता हूँ, सोलर पैनल बनाना चाहता हूँ। सो एनीथिंग इफ यू वांट टू प्रोड्यूस व्हाट यू वांट टू, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एनीथिंग, देन देयर आर 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। जो ऐसे 4 फैक्टर्स हैं, जो 4 ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, वो क्या है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहला है लैंड, है ना, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। लैंड में बेसिकली कौन सी चीजें आती हैं, जितने, मतलब आपको पहले तो जानना चाहिए जो 4 फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रोड्यूस समथिंग। तो जैसे मान लिया मैं बात करता हूँ लैंड की, तो लैंड के लिए क्या जरूरी है, वो सिर्फ लैंड की बात नहीं हो रही, जमीन की। जमीन के अलावा नेचुरल रिसोर्सेज,
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसमें वाटर आता है, उसमें जमीन आता है, फॉरेस्ट आता है, ये सब लैंड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेबर की, तो लेबर में फिजिकल और मेंटल दो टाइप के लेबर होते हैं। लेबर मतलब होता है श्रम। तो कैसे दो टाइप के लेबर वर्क होते हैं हमारे साथ, कि जैसे जो ऐसे जिसमें हमको क्या करना पड़े, ऐसे वर्क जिसमें हमको शारीरिक श्रम यानी शरीर से मेहनत करना पड़े। शरीर मतलब मुझे ज्यादातर ऐसा काम करना पड़े जिसमें फिजिकल वर्क हो। फिजिकल वर्क मतलब शारीरिक वर्क हो, उसको हम बोलते हैं फिजिकल लेबर। जैसे आप देखते होंगे बड़ी बड़ी ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले मजदूर होते हैं या लेबर्स होते हैं, या कई जगहों पे खेतों में काम करने वाले लेबर होते हैं, बहुत सारी जगहों पे लेबर वर्क होते हैं, वो फिजिकल लेबर कहलाते हैं। और कुछ होते हैं जिसमें फिजिकल वर्क कम होता है, मतलब शारीरिक श्रम कम होता है लेकिन मेंटल वर्क ज्यादा होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये पर्सन कुछ टेस्ट कर रहा है एंड विथ अ मास्क, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर फिजिकल लेबर। तो फिजिकल लेबर अलग चीज हो गई और मेंटल लेबर यानी सॉरी, और दिस इज मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर अलग हो गई। तो हम इससे यहाँ पे आपसे एक चीज ये सीखें कि फिजिकल लेबर जो होता है दैट इज द लेबर डन बाय आवर बॉडी, जिसमें हम शारीरिक श्रम करते हैं। तो लेबर दो तरीके के हो गए, फिजिकल और मेंटल। मेंटल में क्या होता है, जब हमको कोई एक ऐसा काम नहीं कर, जब हमको शारीरिक श्रम तो कम करना है लेकिन दिमागी रूप से थकान ज्यादा होना, जैसे साइंटिस्ट हुए, टीचर्स हुए, है ना, जहां पे आपको ज्यादातर सोच करके, ऑफिसर्स हुए, सोच आपकी दिमाग, आपका दिमाग ज्यादा वर्क करता है। सो दैट इज कॉल्ड द मेंटल लेवल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज कैपिटल। अब कैपिटल में भी दो तरीके होते हैं। पहले तो ये जानना है कैपिटल होता क्या है। वैसे कैपिटल इज बेसिकली, कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है कि जैसे हम जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं उससे और चीजें बनाने के लिए जो भी इस्तेमाल होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। जैसे हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोड्यूस करने के बाद उससे और नई चीजें प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, दीज आर द कैपिटल। अब कैपिटल भी दो तरीके के होते हैं, फिजिकल कैपिटल, सॉरी बेसिकली इसमें फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल शामिल होते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या है बेसिकली, अब यहाँ पे समझिए। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजी। पूंजी मतलब जितना भी आपके पास है वो सब कैपिटल, ठीक है। या तो मूविंग होगा, या जिसे हम वर्किंग कहते हैं, या तो फिक्स्ड होगा, यानी वो चलेगा तो नहीं लेकिन वो भी आपके कैपिटल का हिस्सा होगा। जैसे मान लिया कोई कंपनी है, उस कंपनी को चलने के लिए मशीन चाहिए। आप अपने आप से सोचो क्या चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, पैसे चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लैंड चाहिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो दीज आर द, अब इसमें से जो चीजें मूव ना हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए रखी जाए, जैसे मशीन्स हैं, लैंड है ना, ये सब हमारे लिए क्या है, जरूरी है, टूल्स हैं, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीज आर द फिक्स्ड कैपिटल। और जो चीजें शॉर्ट टर्म के लिए हो लेकिन बहुत जरूरी हो, इनको रोज हमें जरूरत हो या आए दिन जरूरत पड़े, दीज आर द वर्किंग और मूविंग कैपिटल। दिस इज कॉल्ड लाइक रॉ मटेरियल हुआ, मनी हुआ, वो भी हमारी पूंजी है। लेकिन हम अगर कोई बोले आपकी पूरी पूंजी क्या है, तो संपूर्ण पूंजी मतलब या पूरी कैपिटल किसको कहलाएगी, किसी भी बिजनेसमैन की, उसकी फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों को मिलाते हुए जो कैपिटल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द टोटल कैपिटल। नाउ वर्किंग कैपिटल में हमने जैसे पहले बताया आपको कि क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल। वर्किंग कैपिटल विल इंक्लूड एज अ रॉ मटेरियल। अब उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेबर का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब हमें ये देखना है कि इसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बेसिकली जो फोर्थ फैक्टर है प्रोडक्शन का, विच इज एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर होता है कि जो ऐसे लोग, एंटरप्रेन्योर वो होते हैं ऐसे लोग जो लैंड, लेबर और कैपिटल को लेकर के
रिस्क लेते हुए बिजनेस को रन करते हैं, वे आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। कुछ नए आइडियाज के साथ, है ना। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका उद्यमी हम उनको बोल सकते हैं, उद्यमी, इसलिए उनका नाम होता है उद्यमी। और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो हाई रिस्क टेकर होते हैं, वो रिस्क लेते हैं। रिस्क किस चीज की लेते हैं कि भाई मैं लैंड, लेबर, कैपिटल के साथ मिलकर के मैंने लैंड परचेज किया, कैपिटल लगाया, उसमें लेबर लगाया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अपनी आइडियाज के साथ कि मुझे ये बिजनेस करना है, इसको हम ऐसे मार्केटिंग करेंगे, ऐसे सेलिंग करेंगे, है ना, और ऐसे हम ग्रोथ करेंगे, अपने बिजनेस प्लान के साथ उसको लॉन्च करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। बिना एंटरप्रेन्योर के तीनों चीजें बेकार है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर इन तीनों को एक साथ लाता है, इसको, लैंड को, लेबर को और कैपिटल को। तो इसलिए ये, और दूसरी बात ये क्या होता है, हाई रिस्क टेकर होता है। एंटरप्रेन्योर कैसा होता है, हाई रिस्क टेकर होता है। यानी एंटरप्रेन्योर कोई व्यक्ति होता है जो लैंड, लेबर और इसको, कैपिटल को एक साथ लाता है। अब हम पुनः फिर से आते हैं पालमपुर में, जिसे अभी तो ये जो टर्मिनोलॉजी थी ये जानना इसलिए जरूरी थी क्योंकि आपको आगे चल के जब हम इन चीजों के बारे में बताएं तो आपको एटलीस्ट ये बातें मालूम रहे कि किन चीजों की डिस्कशंस हो रहे हैं। अब हम पालमपुर की बात करें, अगर वहां पे जो खेती थी पालमपुर में, वो ज्यादातर डिपेंडेंट थे वहां के लोग 75% फार्मिंग एक्टिविटीज पे। 75% ये जो फार्मिंग एक्टिविटीज पे थे, इसका मतलब क्या हुआ कि फार्मिंग मतलब किसानी, खेती किसानी से निकलने वाले रोजगार पे। तो वहां की जो डिपेंडेंसी थी इस पे, जो लेबर की डिपेंडेंसी थी फार्म एक्टिविटीज पे, तो वो कोई भी प्रोडक्शन हो उसका भी जो फॉर्मूला होगा कि किसी भी प्रोडक्शन में, चाहे वो फार्म प्रोडक्शन भी होगा, तो उसमें भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की बात होगी। तो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर था, इसको हम फार्मिंग में कैसे यूज करेंगे? तो इसको यूज करने के लिए पहले एक चीज तो ये समझे कि भाई लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते। जो हमारे पास जमीन होगा, हम खींच के, तो जमीन ऐसी चीज तो है नहीं कि जमीन को हम बड़ा कर दें। जैसे लैंड की जब हम बात कर रहे हैं पालमपुर में, तो हम अगर इसकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो भाई जमीन को तो बढ़ा नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, बंजर जमीनों को हम ज्यादा से ज्यादा खेती योग्य बना सकते हैं। यानी जो बैरन लैंड है उनको, जैसे ये बंजर जमीन दिख रही है, इसको हम क्या कर सकते हैं, खेती योग्य बना सकते हैं। तो इसको खेती योग्य बनाने के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा बैरन लैंड को खेती योग्य बनाया जाए तो हम उसमें नई फसलें हम उगा सकते हैं, और जिससे हमारा जो लैंड वाला एरिया है दैट विल इंक्रीज एंड ओवरऑल दैट विल आल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब बात करते हैं प्रोडक्शन क्या क्या था। तो रेनी सीजन में, यानी खरीफ के सीजन में, वहां के जो फार्मर्स थे, they were producing खरीफ सीजन ज्वार एंड बाजरा। वो खरीफ सीजन मतलब आप लोग समझते ही होंगे, रेनी सीजन या उसके बाद जो सीजन होता है दैट इज खरीफ ज्वार और बाजरा लेते थे। अक्टूबर और दिसंबर में पोटैटो लेते थे, ठीक है। और विंटर सीजन यानी रबी के सीजन में, जो आपका ठंडक में होता है फरवरी मार्च तक, इधर नवंबर से मार्च तक, तो इसमें वो गेहूं लेते थे। तो विंटर सीजन में गेहूं लेते थे, रेनी सीजन यानी खरीफ के आसपास में वो ज्वार लेते थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वो पोटैटो भी लेते थे। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरीके से सब्जियां और अनाज सब लेते थे, एंड दैट्स व्हाई उनकी जो जमीनें थी उसमें उन लैंड में, उन प्रोडक्शन में मल्टीपल क्रॉपिंग का फैशन था। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब एक साथ जब एक ही पीस ऑफ लैंड पे आप ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। और ये जमीन के लिए अच्छा होता है। जब आप जमीन में मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं तो वो उस भूमि के लिए अच्छा होता है, उपजाऊ होती है उससे भूमि। और तो ये एक अच्छी बात थी। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग ले कैसे पाते थे पालमपुर के लोग, उसके लिए हम जानेंगे कि उनके पास अच्छी सिंचाई की सुविधा थी, उनके पास इरिगेशन अच्छा था। इरिगेशन बेसिकली इसलिए अच्छा था क्योंकि उनके पास बिजली की जो सप्लाई थी, यानी उनके पास अच्छा पावर कनेक्शन था, तब उनके पास इरिगेशन अच्छा मिल पाता था।
नहीं तो पहले के टाइम पे तो वहां पे लोग कुओं से पानी लाते थे, और इसकी वजह से क्या होता था कि उन्हें जो सिंचाई की सुविधा थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, जब आपकी इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो आपकी कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्शन पे असर करेगा, और बाद में पावर सप्लाई होने की वजह से उनके खेतों को हमेशा अच्छी मात्रा में सिंचाई हो जाती थी। अब जिसकी वजह से जब भाई लैंड से प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, उस प्रोडक्शन बढ़ाने के पीछे रीजन क्या था, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ दो बातें हैं। हमें जमीन से अगर प्रोडक्शन ज्यादा लेना है तो एक तो वही बात कि जमीन भाई बढ़ाइए, ज्यादा एरिया करिए तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। दूसरा, मल्टीपल क्रॉपिंग इन्होंने अपनाया था। क्या किया था इन्होंने? मल्टीपल क्रॉपिंग अपनाया रखा था। और दूसरा एक चीज तो था, वो था मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस, अपडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो ये ट्रेडिशनल यानी पुरानी विधियों से नहीं, नई विधियों से खेती करते थे। तो नई विधियों से जब खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं करने लगे, तो इससे क्या हुआ कि इनके यहाँ पे जो खेती का जो प्रोडक्शन का जो रेट था वो बढ़ने लगा। और मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या मतलब होता है इसका, कि जैसे पुराने तरीके से सिंचाई करना, पुराने तरीके से बीज बोना, पुराने बीजों को छोड़ के नए हाइब्रिड सीड यानी इस्तेमाल करना, है ना। उन परंपरागत तरीके जो उनके पुराने टाइम पे होते थे उसको छोड़ के नए तरीकों से, नए विभिन्न प्रकार के उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, जिससे कि इनके प्रोडक्शन में असर आया बाद में। और जो ये आया उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था, सीड को इन्होंने बदला, यानी जो ये बीज इस्तेमाल करते थे बोने के लिए उसको इन्होंने चेंज किया। जिसमें ट्रेडिशनल सीड में तिल था 1960 तक, मतलब टिल 1960 तक इन्होंने जो इस्तेमाल किया वो इनका ट्रेडिशनल सीड था, मतलब पुराना परंपरागत जो चलता चला आया। और जो हाइब्रिड सीड था, हाई यील्ड वैरायटी का HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जो हरित क्रांति के बाद, जिसमें कि कहा गया कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देगा 1960 के बाद, वो इन्होंने फिर इस्तेमाल करना शुरू किया। और ये जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उसके जो परिणाम थे वो उतने अच्छे नहीं थे जितने कि हाई यील्ड वैरायटी वाले के थे। अब आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड थे इनकी डिमांड उस समय ज्यादा होने लगी। दूसरी बात, डिमांड के साथ साथ इनमें जो इनपुट लगता था वो भी बहुत ज्यादा लगता था। वो इनपुट क्या था, जैसे कि इन्होंने प्रॉमिस किया हाई HYV सीड्स वालों ने कि भाई इसकी जो यील्ड होगी वो उसी जमीन पे ज्यादा होगी जिस जमीन पे आप खेती करते हैं। अगर 1 बीघे में खेती कर रहे हैं, 1 हेक्टर में खेती कर रहे हैं, तो 1 हेक्टर पे आप जो प्रोडक्शन ट्रेडिशनल सीड से ले रहे थे उससे ज्यादा प्रोडक्शन आप किससे लेंगे? HYV सीड से। तो HYV में प्रोडक्शन ज्यादा था और यील्ड ज्यादा थी, और जबकि ट्रेडिशनल में यील्ड कम थी। इसमें ट्रेडिशनल में इरिगेशन यानी सिंचाई जो थी वो कम लगती थी, जबकि HYV में हमको पानी बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होने लगा। जो नई सीड आई उसमें पानी की मात्रा ज्यादा लगती थी। काउ डंग एंड अदर नेचुरल प्रोडक्ट यूज्ड एज ए मैन्योर, मतलब जो इनको खाद दिया जाता था वो एक तरीके से नेचुरल चीजों की खाद इनको दी जाती थी, जिसमें गाय का गोबर होता था, नेचुरल प्रोडक्ट होते थे। जबकि HYV सीड में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बढ़ गया, क्योंकि इनमें जो रोग लगते थे या इनकी जो प्रोडक्शन होती थी उसमें केमिकल फर्टिलाइजर बहुत तगड़ा और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो शुरू में भारत में 3 प्रदेशों ने इसका इस्तेमाल जो HYV सीड्स का ग्रीन रिवोल्यूशन जो है अडॉप्ट किया, वो थे पंजाब, हरियाणा और कुछ वेस्ट ऑफ यूपी के कुछ ऐसे स्थान थे जहां के किसानों ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया, जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक का। उसी में से पालमपुर था। पालमपुर में जो ट्रेडिशनल सीड था उसको छोड़ करके HYV सीड्स अपनाया, और वहां के किसानों ने पाया कि ट्रेडिशनल सीड से हमें सिर्फ 1300 kg पर हेक्टर का प्रोडक्शन मिल रहा था, यानी जो यील्ड मिल रही थी वो 13 क्विंटल पर हेक्टर मिल रही थी। जबकि अगर हम HYV सीड्स की बात करें तो इससे जस्ट 2.5 टाइम्स अगर देखा जाए तो ज्यादा पर हेक्टर यील्ड आ रही थी HYV सीड से, 32 क्विंटल पर हेक्टर। तो जो मार्जिनल फार्मर थे, जो बड़े फार्मर्स थे,
और जो मार्जिनल फार्मर थे, इन लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा यील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न टेक्निक की वजह से बढ़ रहा है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी गलती हो रही थी, जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे थे, जो ज्यादा पानी लग रहा था, उन सब की वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो खत्म हो रही थी, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा था, और ग्राउंड वाटर लेवल ज्यादा यूज होने की वजह से जो वाटर टेबल था वो नीचे जा रहा था। तो इससे हमें सोचना चाहिए था कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। अब लैंड वहां कैसे डिवाइडेड था पालमपुर में, तो जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि जो 450 फैमिलीज थी, उनको हम अगर ऐसे समझे 150 फैमिलीज तो लैंडलेस थी, यानी 1/3 जो था उसके बाद तो जमीन ही नहीं थी, उनके पास कोई जमीन नहीं था, वो एक तरीके से लैंडलेस फार्मर बोले गए। 250 ऑफ फैमिलीज, तो 240 ऑफ फैमिलीज जो थी, यानी 390 टोटल हो जाएंगे। तो ये जो 240 फैमिलीज थी, लेस देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड, ये मार्जिनल फार्मर्स थे, जिसकी जमीन 2 हेक्टर से कम होती है उनको मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। तो जो 240 फैमिलीज थी जिनकी जो लैंड थी वो 2 हेक्टर ऑफ लैंड था, वो लेस देन 2 हेक्टर था। यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है जानने वाला। और थर्ड वन इज दैट 60 फैमिलीज मोर देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड, ऐसी 60 फैमिलीज थी इनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड थे। तो यहाँ पे हम अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन इन विलेज पालमपुर ऑफ द फैमिलीज ऑफ द विलेज पालमपुर, तो आप बहुत आराम से ऐसे लिख सकते हैं 450 फैमिलीज, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट ऑफ द 450 फैमिलीज, ऐसे आप बना सकते हैं। 1/3 आर द लैंडलेस, जिसमें से और इक्वल टू 150 फैमिलीज, 2 हेक्टर लेस देन 2 हेक्टर फार्म ऑफ लैंड वाज विद 240 फैमिलीज, एंड 60 फैमिलीज ऐसे थे जो मोर देन 2 हेक्टर, यानी इनको बिग फार्मर्स हम बोल सकते हैं। ऐसे 60 फैमिलीज थे इनके पास जो है 2 हेक्टर से ज्यादा लैंड था। तो ऐसे लोग जिनके पास 2 हेक्टर से ज्यादा लैंड था, वो जो थे वो एक तरीके से बिग फार्मर्स थे। तो बिग फार्मर्स अपना काम कैसे करते हैं, अब बात आती है कि भाई उनके साथ जो उनका वर्क होता था, फार्म एक्टिविटीज होती थी, वो कैसी होती थी, कैसे कराते थे। तो लेबर वर्क कैसा होता था, यानी हम पहले जो हमने शुरू में पढ़ा था कि प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के बारे में हमने समझ लिया पालमपुर के। अब लेबर की बात करते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेट देयर फील्ड देमसेल्फ, जो स्मॉल फार्मर थे वो अपनी जमीनों को खुद से ही जोतते थे, उसमें वर्क करते थे एज ए लेबर। बिग फार्मर्स बिग फार्मर्स जो करते थे वो लेबर को हायर करते थे, यानी वो अपने फार्म एक्टिविटीज के लिए लेबर्स को हायर करते थे। लैंडलेस लेबर, एक तो जिनके पास जमीन नहीं थी, या स्मॉल फार्मर, या जो छोटे किसान होते थे, उनको पैसे की जरूरत होती थी या चीजों की जरूरत होती थी रोजमर्रा की जिंदगी में जीने के लिए, तो उनको वेजेस चाहिए थे। तो वो वेजेस यानी वही जो मैंने बोला, कैश या काइंड, 2 तरीके से उनको पारितोषिक मिल सकता था, चाहे वो पैसे या रुपए के हिसाब से मिलता, या काइंड यानी उनको गेहूं, चावल, अनाज, धान, है ना, फल फूल। तो वेजेस जो होते थे वो फार्मिंग एक्टिविटीज पे डिपेंड करते थे। जैसे मान लिया किसी फल की बगीचे में मान लिया उन्होंने लेबर का वर्क किया, तो उनके मालिक ने उनको कुछ पैसे दे दिया और कुछ फल दे दिए, है ना। तो डिपेंड करता था कि वेजेस कैसे होंगे, वो डिपेंड करता था कि किस टाइप की फार्म एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है। तो ये तो आपका सेकंड वो था, लेबर जो था वो कैसा डिवाइडेड था वहां पे। और थर्ड था कैपिटल। तो कैपिटल बेसिकली ज्यादा तो उन्हीं के पास होता था, किसके पास, जो ज्यादा बड़े फार्मर्स होते थे। लेकिन एक चीज उसमें ये भी था कि जो बड़े फार्मर्स होते थे उनके पास तो सेविंग होती थी, लेकिन स्मॉल फार्मर्स ने जब HYV सीड इस्तेमाल कर लिया, और HYV जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इस्तेमाल करने की वजह से, मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो बढ़ गई। क्या प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने उसी खेत में पैदावार अच्छी लेने के लिए जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको जाना पड़ता था बिग फार्मर्स के पास या मनी लेंडर के पास, क्योंकि उनके पास कोई सेविंग या पहले का ऐसा पैसा तो होता नहीं था, वो जितना करते थे उतना उसी साल खा जाते थे। तो इसलिए वो जाते थे मनी लेंडर्स के पास, यानी जो लोग उधार देते थे, साहूकार जो होते थे या बड़े फार्मर जो होते थे, बिग स्मॉल फार्मर्स उनके पास जाते थे। और
वो उनसे चार्ज करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते थे? बिकॉज मनी लेंडर्स चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जब ये इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो वापस में उनको ज्यादा पैसा देंगे, और इस वजह से ये इनके कर्ज तले दबे रहते थे स्मॉल फार्मर्स। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जो बिग फार्मर्स थे उनके पास उनकी खुद की सेविंग हुआ करती थी, उस सेविंग को वो अपने प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करते थे हर क्रॉप ईयर में, क्रॉप सेशन में, और फिर उस क्रॉप को सेल करके फिर पैसे कमाते थे और फिर से सेविंग करते थे। तो ये साइकिल चलता रहता था, सेविंग, प्रोड्यूसिंग, सेलिंग एंड अगेन सेविंग। तो बिग फार्मर का तो एक अपना अलग वो था, जिसकी वजह से बिग फार्मर को कोई ऐसी टेंशन या दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके साथ ये दिक्कत थी। तो इसलिए हमने देखा क्या कि 75% तो बिग फार्मिंग में इन्वॉल्व थे। 75% जो ये फार्मर थे ये बिग फार्मिंग में इन्वॉल्व थे, सॉरी फार्मिंग में इन्वॉल्व थे। जो 75% वहां की जो जनसंख्या थी वो फार्मिंग में इन्वॉल्व थी, लेकिन जो रेस्ट 25% थे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जैसा कि अभी तक हमने देखा। अब जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पे बात करते हैं, जैसे कि डेयरी। डेयरी एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम नॉन फार्मिंग में ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जगहों पे डेयरी को भी फार्मिंग एक्टिविटीज में लिया जाता है। तो यहाँ के जो किसान थे वो अपनी सारी जो भी उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ करते थे, मैक्सिमम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, चाहे वो डेयरी से हो, चाहे वो गुड़ से हो, ये सब चाह करके स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर यूनिट्स हम बोल सकते हैं इनको, गुड़ की यूनिट हुआ या जो भी, ये ले जाकर के कहाँ पे, रायगंज जो उनके बगल या झाड़ू प्रोडक्शन हो, ये ले जाकर के बेच आते थे। कहाँ पे? ये जो शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर है ये बेच आते थे रायगंज में। अब जो ट्रेडर्स यानी जो व्यवसायी होते थे वो बेसिकली खरीदते थे पालमपुर के लोगों से और बेचते, मतलब ये शहरों से खरीदते थे, होलसेल मार्केट ऑफ नियर बाई विलेज। पालमपुर के जो ट्रेडर्स हुआ करते, वैसे ट्रेडर क्या करता है भाई, कहीं से खरीदेगा कहीं से बेचेगा। जैसे आप यहाँ सीन देख सकते हैं, यहाँ से ट्रेडर खरीदा और इनको बेचा। लेकिन पालमपुर के जो ट्रेडर यानी यहाँ के जो व्यापारी हुआ करते थे, ये होलसेल मार्केट ऑफ नियर बाई विलेज वहां से खरीदते थे पालमपुर के ट्रेडर और बेचते कहाँ थे? पालमपुर में बेचते थे। एक तरीके से अगर हम देखें तो जो यहाँ के हमारे यहाँ के यानी पालमपुर के जो मटेरियल्स हुआ करते थे, जो प्रोडक्शन हुआ करता था, वो पालमपुर से शहरों में जाता था और छोटे ऐसी चीजों को वहां के ट्रेडर्स पालम नियर बाई विलेज से खरीद के लाके पालमपुर में वहां पे सेल करते थे। ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा वहां पे हुआ करता था, और जिसकी वजह से पालमपुर में जो व्यवसायी थे या जो पालमपुर का जो मार्केट था वो कहीं ना कहीं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वालों के लिए भी एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड करता था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and again we will come with your next session which will provide you the next chapter information. Thank you.